यार टोक्यो, माय गॉड, मैं तो एकदम पागल हो गया वो देख के। वाटर बिल्कुल कचरा नहीं, एकदम साफ़ सफाई, शांति। लगभग यहाँ पे बोलते हैं 2.5-3 करोड़ लोगों की आबादी है, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पे भीड़ भाड़ कुछ तो इस तरह से है। मुंबई में 2-2.5 करोड़ की आबादी है, वो भी कसारा करजत तक, लेकिन पूरी की पूरी भीड़ पूरे मुंबई में आपको दिखाई देती है। सच में यार क्या बनाया है इसको। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन गवर्नमेंट उतने अच्छे से नहीं बनाती है जैसे बाकी के देश बनाते हैं। रोड की क्वालिटी, फुटपाथ की क्वालिटी बहुत मस्त है यहाँ। सो गाइस, जापान में आना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर और आपका पासपोर्ट एंड एक कवर लेटर बहुत ज़रूरी होता है। तो कवर लेटर में आपको ये बताना है कि आप जापान में कितने दिन रहने वाले हो, कहाँ कहाँ जाने वाले हो और कहाँ पे रहने वाले हो। लेकिन अगर आप होटल वगैरह बुक करते हो तो कंफर्म बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, आप booking.com से भी कर सकते हो, जो बाद में अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको फिर आसानी से उसका रिफ़ंड मिलता है या फिर आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फ़्लाइट जो है वो फ़्लाइट बहुत ही सस्ते तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उतने महंगे भी नहीं है। लेकिन अगर आप कोची या अहमदाबाद से वगैरह फ़्लाई करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कनेक्टिंग टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, जैसे 10 घंटे है और कम से कम 7 घंटे से 10 घंटे के बीच में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और होचिमिन से मोस्टली जो अहमदाबाद की फ़्लाइट है होचिमिन और हैनोई जाती है, और वहाँ से जो फ़्लाइट है वो टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट में जाती है। हनेडा एयरपोर्ट जो है वो सिटी के अंदर है, तो आपको बहुत ही आसानी से सिटी के अंदर जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कार है, टैक्सी है, मेट्रो है, मोनोरेल है। और मोनोरेल और मेट्रो जो है उतनी महंगी नहीं है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप मोनोरेल से ट्रेवल करते हो। तो सुबह में मैं उसी से आया था। और अभी देखिए वेदर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है राइट नाउ, और मैं अभी जा रहा हूँ जस्ट वॉक करने। यार ये इतना क्लीन है कि आपको शूज़ बिना डाले, वाइट सॉक्स डाल के भी अगर आप घूमोगे ना तो भी हार्डली आपका जो सॉक्स है वो गंदा हो जाएगा। ट्रस्ट मी, क्या डिसिप्लिन है यहाँ पे, क्या साफ़ सुथरे रास्ते हैं। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हर कोई टैक्स भी काफ़ी हेवी है यहाँ पे। मैंने पूछा यहाँ के लोगों को, लेकिन उस तरह से गवर्नमेंट जो है इन लोगों को लाइफ भी प्रोवाइड करती है। मतलब जो सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो इंश्योरेंस हो या मेडिकल हो या फिर बाकी कोई भी चीज़ें हो, उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑलवेज़ काफ़ी अच्छे से इनका ख्याल करती है। लोग बहुत हेल्दी हैं और उतने ही अच्छे विचार वाले और बहुत डाउन टू अर्थ है। इतनी रिच कंट्री जिसका पासपोर्ट जो है वो नंबर 1, 2 या 3 पे ही रहता है, जो 193 कंट्रीज़ को विज़िट कर सकते हैं, वो लोग इतने डाउन टू अर्थ है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप जापान में आके थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे। जापान का जो वीज़ा है वो इतना हार्ड नहीं है, मतलब जस्ट 500 रुपीज़ चार्ज है जापान के वीज़ा का, और साथ में जो VFS ग्लोबल जो है वो लोग थोड़ा सा चार्ज करते हैं। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको लिटरली वो 500 रुपये वापस दिए जाते हैं। सच में 500 रुपये पूरे के पूरे वापस दिए जाते हैं। और शायद ये जापान के अलावा और दूसरी कोई कंट्री है जो इस तरह से पैसे आपको रिफ़ंड में देती है। और यहाँ पे आने के लिए आपको, जैसे मैंने पहले कहा था, फ़्लाइटें वगैरह बहुत सस्ती है। लेकिन सच कहूँ तो इंडियंस जो है वो एज ए टूरिस्ट यहाँ पे बहुत कम आते हैं। मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में, वो वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया और सिंगापुर और इंडोनेशिया, उस साइड में ज़्यादा वो लोग जाते हैं। जापान को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि जापान लोगों को लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सिंगापुर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिंगापुर और जापान जो है वो ऑलमोस्ट सेम रेट के ही है, अगर आप खाना पीना, होटल वगैरह अगर आप ये करोगे तो कंपेयर करोगे तो। अदरवाइज़ बहुत बड़ी। मलेशिया आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है। अगर सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको 2 साल का वीज़ा मिलता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, जैसे कुछ फ़्लाइटें हैं जो 25-26 घंटे का टाइम लेती है, जैसे सिंगापुर में 12-14 घंटे का वेट है, देन कोलंबो श्रीलंका में 10-12 घंटे का वेट है, फिर कोलालमपुर में भी कुछ घंटों का वेट है।
तो वो सारा भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई उतना ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। श्रीलंका तो बहुत ही सस्ती कंट्री है, सस्ती मतलब रेट वगैरह ऑलमोस्ट इंडियन रेट के हिसाब से ही है। तो कुछ फ़्लाइटें हैं जो इंडिया से कोलंबो, कोलंबो से सिंगापुर और सिंगापुर से फिर टोक्यो आती है, या फिर कोई फ़्लाइटें हैं जो कोलंबो, मलेशिया एंड देन जापान आती है। तो आप वो फ़्लाइट को भी चूज़ कर सकते हो और उसको एक्सप्लोर करते हुए आप टोक्यो में। तो गाइज़ आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, वो है टोक्यो टावर। एक्चुअली टोक्यो टावर यहाँ पे एक है और एक टावर है जिसके वहाँ पे एक बहुत ही फेमस सा कोई टेंपल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे मैं कल जाऊँगा। और ये जो जगह है यहाँ पे भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गार्डन्स है और घूमने के लिए, खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और आपको वहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं, इंडियन करेंसी में समथिंग 750 रुपये कुछ आपको लगते हैं ऊपर वहाँ पे जाने के लिए, और वहाँ से पूरा आप सिटी का व्यू देख सकते हो। एक्चुअली अभी आधा जो पार्ट है वो ऊपर कुछ काम चल रहा है, इसलिए उन लोगों ने बंद किया है, और कुछ टाइम के बाद वो खोलेंगे। बट स्टिल जहाँ तक वो आपको लेके जाएंगे वहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है। मैं गया नहीं, लेकिन मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे गया था, तो उसने मुझे वीडियोज़ वगैरह दिखाए, तो काफ़ी अच्छा है। मेरा तो मन नहीं है वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि मैं दूसरा जो टावर है वहाँ पे मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ। और एक्चुअली बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि टोक्यो जो है या जापान जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली है थोड़ा सा महंगा, लेकिन उतना भी महंगा नहीं है जितना बाकी की कंट्री के कुछ सिटीज़ है। आते हो ना तो आपके मुंह से बस एक ही चीज़ निकलती है, और वो ये है कि कोई कोई कंट्री मतलब कोई देश इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। मतलब ऐसा है यहाँ पे कि सारी चीज़ एकदम परफेक्ट है, लोग बहुत डिसिप्लिन है, उसके बाद बहुत डाउन टू अर्थ है। ऐसा नहीं कि भाई हम बहुत रिच कंट्री से बिलोंग करते हैं या हम लोग यहीं पे पैदा हुए तो एटीट्यूड दिखाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े से बड़े लोग भी आपको बहुत ही आराम से और झुक के आपसे बात करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। इवन उनको इंग्लिश नहीं आती है तो वो इमीडिएटली गूगल ट्रांसलेट या कोई भी जो ट्रांसलेट होता है तो वो उसमें ये करके बात करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की बहुत अच्छी है और सीखने लायक भी हैं यहाँ पे। और रोडों की तो बात ही मत करो, मुझे लगता है कि भारत के अलावा मतलब एशियन कंट्रीज़ में बाकी सारे देशों में बहुत अच्छे रोड है। एशियन कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, साउथ एशियन कंट्री की नहीं। इवन साउथ एशियन में श्रीलंका के रोड भी बहुत अच्छे हैं। और अभी तो चलो ठीक है, इंडिया में कई सारे हाईवे वगैरह बन रहे हैं, लेकिन वो बात बस हाईवे की ही है। उसके अलावा जो रेगुलर जो रोड है इंडिया में, वो उनकी हालत अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ की तो बात ही अलग है सच में। और हर जगह पे आप जाते हो तो बस आपके मुंह से एक ही बात आती है, वाह क्या जगह है।
क्या जगह है ये सच में। लेकिन एक बात है, यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है, तो अगर टाइम निकाल के आ रहे हो तो कम से कम 15-20 दिन का जो टाइम है वो लेके आना। एटलीस्ट 8 दिन का तो टाइम ज़रूर लाना यहाँ पे, है ना। खूबसूरत एकदम। And there is a no wage option.